बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात की दावत दी, PTI ने फ़ौरन ही मुस्तरद कर दी और वो कहते हैं जी कि इलेक्शन से कम किसी बात पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो क्या इमरान खान साहब अपने आप को डेडलॉक की तरफ लेके जा रहे हैं? बहरहाल आज उन्होंने जो तारीख देनी थी 2 मार्च की वो भी नहीं दी। अब लॉन्ग मार्च बजट के बाद होगा अगर हुआ तो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि वो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने नहीं पेश होंगे। तो मतलब वो वापस असेंबलियों में आने का एक रास्ता खुला छोड़ रहे हैं। लेकिन आखिर मुज़ाकरात ना करने की वजह क्या है? इमरान खान साहब ने, हमने देखा अपने पूरे दौरे हुकूमत में कभी भी किसी इशू के ऊपर जो मुज़ाकरात हुए वहाँ पर उन्होंने ना शमूलियत इख्तियार की, ना ही उन्होंने कभी मुज़ाकरात के रास्ते को अपनाया। अगरचे वो बाकी दुनिया के मामलात को तय करने के लिए डायलॉग को बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो सियासी डेडलॉक है उसको ख़त्म करने के लिए वो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। तो अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? हम राना सनाउल्लाह साहब की बात करें जो वज़ीर दाखिला हैं, वो क्या इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की जो ख़बरें हैं और जो अफवाहें हैं, वाकई हुकूमत ऐसा कोई एडवेंचर करेगी? ऐसे हालात में तो इमरान खान साहब के बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। एक और ऑडियो का जिक्र हो रहा है और इमरान खान साहब की अहलिया जो कि साबिक खातून अव्वल हैं और उनकी दोस्त फराह गोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लग रहा है। तो इस इल्ज़ाम का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या आएगा और हुकूमत क्या सिर्फ इल्ज़ाम लगाती रहेगी या कोई एक्शन भी लेगी? ये वो सवालात हैं जो आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। लेकिन एक और मामला भी बड़ा अहम है। वज़ीर आज़म की तरफ से जो हुकूमत का एक नोटिफिकेशन सामने आया और जो ISI हमारी सुप्रीम एक एजेंसी है उसको वेटिंग करने का जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उसका इख्तियार दिया गया है, इसके ऊपर काफ़ी तनाव की खबरें हैं। कुछ इत्तेहादी इस नोटिफिकेशन से खुश नहीं हैं। वज़ीर आज़म को आखिर ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया, इस खित्ते में ताकत का अदम तवाज़ुन है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा, कुछ उस पर भी बात करेंगे जी प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन अपने मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब, जिनको हम NBC कहते हैं। बहुत शुक्रिया NBC हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और मारूफ सहाफ़ी तजियाकार मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ आलम साहब। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ी सी बात हम करेंगे जो इंडिया ने दिफाई बजट अपना बढ़ाया है उससे पाकिस्तान क्या सोच रहा है, और जो इस खित्ते में एक ताकत का अदम तवाज़ुन है वो बार बार जब उभरता है तो पाकिस्तान में भी एक बहस छिड़ जाती है। तो कुछ उसका भी अहाता करने की कोशिश करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ही आती हूँ। ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो दोनों तरफ से जारहाना सियासत है, इल्ज़ामात हैं, जो सिलसिला रुक ही नहीं रहा। पहली हुकूमत जो थी साबका वो भी इल्ज़ामात लगाती रही और अब जो हुकूमत है वो भी इल्ज़ामात लगा रही है। वो कोशिश साथ कर रहे हैं कि वो काम भी अपना दिखाएं, लेकिन इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो यहाँ से भी बड़ा तेज़ो तर है। तो क्या देखते हैं आप, किधर जाएगी ये सूरत हाल? देखिए, अगर आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं तो ये पेशकश शहबाज शरीफ साहब ने बहुत पहले की थी, जब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे। उन्होंने मिसाक़ मईशत की बात की थी और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर एक डायलॉग और एक कॉमन स्ट्रेटजी का मुतालबा किया था। प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि आप लीड करें, हम आपके क़यादत में चलने को तैयार हैं। फिर बहुत सी बातें सामने आई, फिर मिसाक़ जमहूरियत एक नया करने की बात सामने आई, फिर बात सामने आई कि मुल्की मसाइल पर बैठकर बात कर लें, कि APC कर लें। अच्छा, इससे पहले जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती थी या जो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग हुआ करती थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर का होना लाजमी होता था, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन मीटिंग में नहीं होते थे, बराबर वाले कमरे में होते थे। तो लगता यूँ है कि इमरान खान साहब शाई कर रहे हैं, शाये हुए हैं डायलॉग से, मुज़ाकरात से। वो बात नहीं करना चाहते या वो अपनी बात को सही तरीके से रखना नहीं जानते। डायलॉग के आदी नहीं है, मुज़ाकरात के आदी नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि वो शाय अवे करते हैं, इसकी वजह आपको क्या लगती है? जो तर्ज़ सियासत आपने इमरान खान साहब का देखा है
आपको लगता है कोई उसूल है, कोई अना है, उनकी कुछ शख्सियत का मसला है, क्या मसला है? हाँ नहीं, उनकी अना का मसला है। बाज़ जगह फारसी गो होती है, और उनके यहाँ बहुत जगह फारसी को नजर आती है। आप क्रिकेट मैच से ले लें और यहाँ तक आ जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस तक आ जाएं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जगह पर फारसी गो ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी, और पाकिस्तानी अवाम को सियासत में भी। तो मेरा ख्याल है एक नफसियाती, हर आदमी के साथ मसला होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है माइंड में कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं हुजूम में बात नहीं कर सकता। बाज़ लोग हुजूम से डरते हैं, हुजूम से फासला रखते हैं। बाज़ लोग पढ़े लिखे लोगों से बात करते हुए डरते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई यही मसाइल हैं। आज जिस तरह वसूल बुनियादों को मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद हुई है, वो तो बहुत ही अजीब व गरीब है कि आपने 2 मिनट में फारिग कर दिया उस तजवीज़ को। तो लगता ही है कि कोई मूड नहीं है बातचीत करने का। वो मतलब आ, वो जो प्री कंसीव्ड चीजें हैं उनमें वो फंसे हुए हैं। मुजम्मिल साहब कौन, उनमें फंसे हैं और उन्हीं में, बिल्कुल। जी मुजम्मिल साहब, कौन खान साहब को रियलाइज करा सकता है कि उनको डायलॉग करना चाहिए या करना पड़ेगा, या आपको लगता है कि अभी भी उनके पास वो दबाव है, वो पावर है कि जिससे वो दबाव डाल सकते हैं उन कुव्वतों पे जिस पे वो डालने की कोशिश कर रहे हैं? और 2-3 माह लगेंगे। खान साहब ने 126 दिन कंटेनर के बाद फिर मुज़ाकरात किए थे, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक मुआहदा भी किया था। तो खान साहब फिर मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब फिर पार्लियामेंट में वापस आएंगे। जो वो इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं करवा रहे, वो वापसी का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। वरना अगर वो मुल्क में फौरी इंतखाबात और इस्तीफ़ों पर संजीदा हों तो 130 इस्तीफे दे दें, इंतखाब का तो माहौल बन जाएगा ना। 130 इस्तीफों से 150 पंजाब असेंबली से दे दें, पूरी केपी असेंबली तोड़ दें, तो क्या मुल्क में इंतखाब का माहौल बन जाएगा? बाकी हाँ, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं, वो डीए भी ले रहे हैं पहले की तरह। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल खान साहब पार्लियामेंट में, मुझे कभी उम्मीद है वापस आएंगे, बातचीत भी करेंगे, निगरान हुकूमत के लिए भी अगले साल मुज़ाकरात करेंगे। ये जो टाइम बाइंग है, ये किसके लिए है मुजम्मिल साहब? जो बुनियादी लोग सवाल पूछते हैं वो ये कि खान साहब अभी इस वक्त करना क्या चाहते हैं? अपने वोटर को भी तो सेटिस्फाई करना है ना। देखिए, उन्होंने निकलते वक्त एक बयानिया बनाया जिससे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पीछे किया और एक साजिश के बयानिए को बनाया, अमर बिल मारूफ के बयानिए को बनाया, हक को बातिल के बयानिए को बनाया, जहाद के बयानिए को बनाया। अब इस सब के साथ वो एकदम आप चाहती हैं शहबाज शरीफ के साथ फ़ोटो खिंचा लें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। और मेरे ख्याल में चीज़ें उस सिमत में ही जा रही हैं। आज भी देखें, वो दूसरे लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जा रहे हैं, इस्तीफ़ों की तस्दीक की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये दोनों साइंस बहुत पॉजिटिव हैं। मुझे तो आज दोनों खबरें बहुत पॉजिटिव लगी। देखें, अगर वो आज दूसरे लॉन्ग मार्च की डेट देते तो मुल्क में क्योस बढ़ता, सियासी कशीदगी बढ़ती, तनाव बढ़ता, दोबारा से मेरा मतलब अदालतों की तरफ रुख। अगर वो दोबारा लॉन्ग मार्च नहीं करना चाह रहे, और अगर वो अभी फिलहाल अपने इस्तीफों की तस्दीक भी नहीं करना चाह रहे, तो मेरे नज़दीक तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो ये हुकूमत भी आज कह रही थी कि इसका एक्शन कौन लेगा। मैं इम्तियाज साहब को वेलकम भी कहती हूँ, और फिर आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर इम्तियाज साहब की तरफ जाऊँगी। हुकूमत भी चाह रही है कि जो पहले से एक्शन लिया हुआ है अदालत ने, वही अदालत में ले जाएं, और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात लगाते रहें, या ये कुछ करेंगे पंजाब हुकूमत? आपको क्या नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है अभी तो माहौल बनाया जा रहा है कुछ करने का। अभी तो ना इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे ना कुछ करेंगे। अभी तो माहौल बना रहे हैं, राय अम्मा हमवार हो रही है कि लोग मानने लग जाएं कि इमरान खान साहब करप्ट थे और उनके दौर में करप्शन हुई है, और वो जो मिस्टर क्लीन का नैरेटिव था वो गलत था। इसके लिए राय अम्मा बनाई जा रही है, और वो राय अम्मा में ये ऑडियोज़ और चीज़ें अभी और भी आएंगी, क्योंकि एक राय अम्मा उनके मिस्टर क्लीन की बनाई गई थी जब सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिए गए थे। अब जिन्होंने राय अम्मा सादिक और अमीन की बनाई है, अब उनकी ज़रूरत है कि उस मिस्टर क्लीन के इमेज को के बाद ये इमेज लाया जाए, तो उस पर काम हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल ये को रातों रात हो सकेगा, इसमें वक्त लगेगा। ठीक, आप कह रहे हैं कि अभी कुछ होगा नहीं, अभी सिर्फ तैयारी हो रही है। इम्तियाज साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अभी और चीजें आएंगी, आपको जल्दी क्या है? अभी ना गिरफ्तारी होगी ना कुछ होगा, अभी और चीजें आएंगी। ठीक है जी। इम्तियाज साहब, वसीउल बुनियाद मुज़ाकरात की पेशकश की गई आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से,
और वो तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। किस तरह से देखते हैं आप कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर खान साहब की सियासत किधर जाएगी? देखिए, इमरान खान की पहली शर्त ये है कि आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और असेंबली की डिसोल्यूशन की तारीख करें। उसके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। वो लॉन्ग मार्च उनका कामयाब न रहा, एक तरह का फियास्को हो गया। वो कि उनकी काफी बड़ी मोबिलाइजेशन थी, लेकिन इतना वो तवक्को कर रहे थे लोगों की आने की, हुकूमत की बंदिशों और रुकावटों के बायस वो ना हो सका उस तरह। अब नई तारीख 6 दिन के बाद देनी थी, नहीं दी, फिर 20 में देनी थी, अब नहीं दी। आज कोर कमेटी का इजलास किया है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को पीछे हटना पड़ेगा और उन्हें पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा। वो पंजाब असेंबली में मौजूद हैं, टीपी की असेंबली में मौजूद हैं। उन्होंने अपने कौमी असेंबली के अरकान को रोक दिया है कि जाके अपने एसपी से तस्दीक न करें। इसका मतलब यह है कि वो असेंबली में जा भी नहीं रहे और असेंबली में आ भी नहीं रहे। वो कुछ शायद यकीन दहानियां चाहते हैं जिसका वो बार बार जिक्र करते रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त दोनों तरफ की बात चल रही है। इमरान खान चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, उन्हें वापस ले आए, अब नहीं तो इलेक्शन करवा के ले आए। जो मौजूदा हुकूमत है वो बलबा उठा रही है। इमरान खान हुकूमत का फंसी हुई है बड़ी मुश्किल से। इनकी टाइम से छोटी नजर आ रही है मुझे। बड़ा खौफनाक माशी बहरान है और ऐसे माशी बहरान की सूरत में जब आप डिफॉल्ट कर सकते हैं, जब आपकी आय में तब्दील न हुई जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है इन हालात में, तो आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में सियासी कशाकश और बहादुराई ठीक नहीं है मुल्क के लिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब को अब हुकूमत भी थोड़ा सा देगी? आप कह रहे हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा, हुकूमत भी आपको लगता है कि थोड़ी बहुत स्पेस देगी? क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से जारहाना बयानबाजी है, जो जबान है, जो अल्फाज हैं, जो इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर है वो भी तो खान साहब की अनाक को मुसलसल मजरू करते रहेंगे। देखिए, ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ। ग्रैंड डायलॉग से क्या मुराद है? क्या फौज भी आएगी, आईएसआई भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, सियासी जमातें भी आएंगी, इमरान खान भी आएंगे? ये इस तरह की बात जो है वो सियासी तो है, लेकिन ये आईनी फ्रेमवर्क के मुताबिक है। तो सीधे इमरान खान को दावत दें कि आइए बैठकर हम इंतखाबी इस्लाह भी मिलकर करते हैं और बाकी कानून साजी भी करते हैं और मुश्तरका तौर पर बोझ उठाते हैं, एक दूसरे को इल्जामबाजी देने की अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इसी पे बात आगे बढ़ाऊंगी। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। एक और मामला भी है बड़ा अहम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद कुछ इत्तेहादी हुकूमत के खुश नहीं हैं एक नोटिफिकेशन से, कुछ उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, जो इम्तियाज साहब नुक्ता उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा इमरान खान साहब को दावत दें। ग्रैंड जो डायलॉग है उसमें तो जाहिर है वही स्टेक होल्डर्स हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, तो सबको बिठा के आपने क्या करना है? इम्तियाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ताहम एक राय ये है कि ये स्टेक होल्डर ही दरअसल असली स्टेक होल्डर है और यही मैटर करते हैं। हमारी तारीख तो यही कहती है ना। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम न्यूट्रल हो गए, तो फिर उनको क्यों आप दावत देते हैं? जो सियासी फैसले हैं खुद करें। नहीं, न्यूट्रल की जो माने खान साहब बताते हैं, इमरान खान साहब, उस पर तो वो तैयार नहीं होते ना। वो तो कह रहे हैं माने बदले, आप असली माने लेकर आए। खैर, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि इमरान खान साहब कभी डायरेक्ट डायलॉग के लिए तैयार नहीं होंगे। उनकी नफ्सियात में है ये, उनकी कैफियत में है ये, उनकी सरिश्त में है ये कि वो बराह रास्त बात करने को कभी तैयार नहीं होंगे। और वो भी शहबाज शरीफ से। वो कहते हैं कि शहबाज किसी और को ले आते हुकूमत में, शहबाज शरीफ को लाने से बेहतर था मुल्क पे एटम बम गिरा देते। अब इस हद तक जब वो चले गए हैं कि शहबाज शरीफ के बदले एटम बम कबूल है उनको इस मुल्क के ऊपर, तो वो उससे कैसे बात कर लेंगे? और ट्रैक रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ बार बार कि ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जब गिलगित पे बात होती है तो ये आते हैं, आर्मी चीफ भी बैठते हैं और जब भी देखते हैं सब बैठे अपोजिशन के लोग,
तो उठ के चले जाते हैं बरा वाले कमरे में। सही। जब अच्छा, कश्मीर में बात होती मुझे है, जल्दी से अगर आप एक और नुक्ता जो उस पर भी अपना कमेंट दे दीजिए एनबीसी के, एक नोटिफिकेशन आया है वेटिंग का पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का, उस पे सुना है कि कोई तनाव है इत्तेहादियों के माबैन और उस पर बड़ा दबाव आया है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई शहबाज शरीफ साहब को? हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, ये ऑलरेडी हो रहा है। अब उसको तहरीर में लाना, उसको खत में डालना वो मुनासिब नहीं था, और इसकी वजह से इख्तलाफात क्या, एक डिफरेंसेस या खटास पैदा हुई है, और उसको प्राइम मिनिस्टर को वजाहत करना पड़ेगी क्यों किया। लेकिन उनकी तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि पार्टी की क़यादत ने इसको मुनासिब समझा तो जारी कर दिया। पार्टी की क़यादत हुकूमत का काम नहीं कर सकती, ये काम हुकूमत ही करेगी। अगर हुकूमत ने जारी किया है तो ठीक है, ओके, आपने उसको मुनज़्ज़म कर दिया, बाकायदा कर दिया, अदरवाइज तो पहले भी होता था ये। सही। मुज़म्मिल साहब, आपके पास क्या ख़बर है इस हवाले से कि क्यों ये नोटिफिकेशन आया? और इसके ऊपर हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद और सहाफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं वो ख़ुद इदारे को इन्वॉल्व करते हैं सियासी मामलात में और फिर गिला करते हैं। देखिए, क्या वो पहले नहीं कर रही ये काम? और मेरा मतलब है कि अगर उसको लीगलाइज कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि आपने इलीगल रखना है उसको? एक राय तो ये भी। दूसरी राय ये भी है कि इमरान खान के दौर में उनके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे हुआ। लेकिन ना जी, जो लिस्टें आई हैं, फराह गोगी ने इसको इतने पैसे दे के लगवाया, इसको इतने पैसे दे के लगवाया, इसको यहाँ इतने पैसे दे के लगवाया, वो एक बड़ी चार्जशीट है इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। और वो क्योंकि इमरान खान साहब आईबी से करवाते थे और आईएसआई जो है वो काउंटर नैरेटिव पुट करती थी कि जी ये बैड रेपुटेशन वाला लग गया है, ये वाला लग गया है, इसको इसने लगवाया है, वो फिर अपनी एक शुरू कर देते थे। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने उस तनाज़े से खुद को बचाने की कोशिश की है जो पिछले दौरे हुकूमत में इमरान खान के दौर में हमने देखा कि देखिए ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब के 4 बदले, क्योंकि जिसको भी वो लगाते थे उसके खिलाफ आईएसआई रिपोर्टें बनानी शुरू कर देती थी। 3 तो बुज़दार साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएसआई की रिपोर्टों पे बदले गए। तो इसमें उनका मतलब है कि, मेरा मतलब है कि जब आपने ये काम छोड़ना नहीं है तो आप जिम्मेदारी ले लें। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं नवाए वक्त में नौकरी करता था, अब्बास अतर साहब न्यूज़ एडिटर होते थे। एक साहब वहाँ आए और उन्होंने रोज़ सुबह गलतियाँ लगाकर मजीद निज़ामी साहब को भेजनी शुरू कर दी। निज़ामी साहब अब्बास अतर साहब को पूछने लग गए। फिर एक दिन अब्बास अतर साहब ने कहा, सर ये सुबह गलतियाँ लगाती हैं, शाम को भेज देना, अखबार ही ठीक बना दिया करें। रोज सुबह जो गलतियाँ लगानी है शाम को भेज दें, सही अखबार बनाया करें। कॉपी भी यही डाउन कराई इनको और उनको बीच में बिठा दिया कि भाई ये क्रीड है, अखबार बनाओ, अब गलतियां मैं लगाऊंगा, तर्जुमा करो। तो सूरत हाल ये है कि आपने आप कह रहे हैं कि आप जो है वो उसको लीगलाइज करें काम। तो इम्तियाज साहब, आपसे भी मैं राय लेना चाहती हूँ इस पे। बड़ा एक तरह से एक फ्लैशबैक हमने देखा। बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे थे कि इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी और इदारे को मुलव्वस करना सियासी चीज़ों में ये बाद में मसला बनेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने लिए भी और जो बाकी हुकूमती जमातें हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? तो ये लोग अपना ये वोट को इज्जत दो का बयानिया और ये सिविलियन बालादस्ती का बयानिया छोड़ कर आए, उसमें समझौता करके आए और अब ये बिल्कुल नाक रगड़ रहे हैं। और ये बजाय इसके कि आईएसआई के स्कोप को ये कानून पास करके डिफाइन करें और उससे कोई स्पेसिफाई करें, ये उन्हें मजीद इख्तियार दे रहे हैं। पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी अब हाथ बांध के खड़ी होगी एजेंसी के सामने। जो पहले भी होता था, तो पहले जो होता था उसकी कोई लीगल वैलिडिटी थी नहीं थी, वो रिपोर्टें हुकूमत मंगवा लेती थी और वो कभी करती थी या नहीं करती थी। इस तरह आपने देखकर असल में आपने किया क्या है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इमरान खान भी चाह रहे हैं कि फौज न्यूट्रलिटी छोड़े और उनकी फिर से सरपरस्ती करे, और ये भी चाहते हैं। तो ये जो पीडीएम को अब माफीनामा मांगना चाहिए, मौलाना फजल रहमान सदर हैं, उन्होंने 26 नुकाती एक एजेंडा दिया था, उसको कौन से माफी मांगे कि उन्होंने वो एजेंडा दिया क्यों था?
ये हुकूमत आई किन शराइत पे है, या ये क्या शराइत मान रही है? ये जिस तरह की माशी शराइत मान रहे हैं वो भी बड़ी खौफनाक है, इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, आपको लगता है, अच्छा आखिर में मैं आप तीनों से ये पूछना चाह रही थी कि अब जो बहरान है, मुआशी भी है, सियासी भी है, पहले अगर मुजम्मिल साहब आप बता दें कि क्या जो इस वक्त सियासी फ़ैसलों का और गैर मकबूल फ़ैसलों का बोझ है, ये वाकई सारी जमातें शेयर कर रही हैं, या उसका सबसे ज़्यादा सामना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को करना पड़ेगा जब आइंदा इलेक्शंस होंगे? गाड़ी में जितनी मर्जी सवारियां हों, जिम्मेदारी ड्राइवर की है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। एक्सीडेंट हो, गाड़ी टाइम पर पहुंचे, गाड़ी लग गई है, गाड़ी ने अच्छी है, जिम्मेदार ड्राइवर है। ड्राइविंग सीट पर मुस्लिम लीग नून बैठी है, वो कैसे कह देगी पिछली सीटों पर बैठे वाले भी जिम्मेदार हैं? ये मजे का खेज बात है। और प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट ना लेते, वो भी फॉरेन मिनिस्टर बन जाते और प्राइम मिनिस्टर पीपल पार्टी को दे देते। जेस्चर ऑफ गुडविल शो करते ना कि कहती है हम नहीं लेते हैं, हम पीपल पार्टी को देना चाहते हैं, हम मौलाना फजलुर रहमान को देना चाहते हैं। जब आपने प्राइम मिनिस्ट्री ली है तो जिम्मेदारी भी मुस्लिम लीग नून की है, इसमें भाम वाली क्या बात है? और अगर आपसे नहीं होता था, आप समझते थे मुश्किल है, तो आपको नहीं लेनी चाहिए थी। ये अब जो सियासी मसला है, इसमें क्या ये सदर के मुआवजे की तरफ भी जाएंगे आप? क्योंकि हमने देखा जो भी चीज़ समरी जो भी भेजी जाती है, सदर साहब जो हैं वो एतराज़ लगा के वापस कर देते हैं। अभी नैब के तरमीम के ऊपर आइन में मौजूद है, वो 9 जून को फिर हो जाएगा। आइन में सदर के जो थोड़े बहुत इख्तियारात रह गए हैं, आरिफ अलवी साहब वो भी ख़त्म करवा लेंगे मुझे लगता है। गुलाम शाह खान ने इस मुल्क में 2 असेंबलियाँ तोड़ के 58(2) भी ख़त्म करवा ली थी कि सदर तो बहुत असेंबलियाँ तोड़ते हैं। हालांकि वो मैं समझता हूँ को बुरा कानून नहीं था, अगर उस दुनिया के बहुत से ममालिक में ये ऐसे कवानीन मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, पहले आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूँ। सियासी बहरान आपको लगता है मज़ीद बढ़ेगा, या हालात आज के ये जो कोर कमेटी के PTI के फैसले उसके बाद ज़रा बेहतरी की तरफ जाएंगे? ये जो बात हो रही है ना, ये जो तशरीफ फरमा रहे हैं, अब मुझे इससे इख्तलाफ है। वोट को इज्जत दो के बयानिए की कोडिफिकेशन या उसे मंशूर की शक्ल PDM के 26 नुकाती एजेंडे में मौजूद है, जिसमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की को बिल्कुल तब्दील करना था सिविलियन बालादस्ती के हक में। उसमें बहुत सारे इकदाम तजवीज़ किए गए थे, किस तरह आइन के ढांचे की हद तक महदूद किया जाए फौज की और एजेंसियों के किरदार को। उससे ये भाग गए, ये मौका परस्त हैं, ये पहले भी करते रहे, समझौते अब भी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इमरान खान वो करें तो गलत है, तो ये करें तो वो भी गलत है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वोट की इज्जत का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अवाम की इक़्तिदार आला नहीं माना गया। इक़्तिदार आला कहीं और है, कलोनियल पीरियड से चला आ रहा है, यहाँ की सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास, इसे बदलने की बात थी। खैर, अब आप पूछ रही हैं कि मुझे लगता ये है कि आइंदा ये हुकूमत पिछली हुकूमत से ज्यादा मुश्किल में होगी। इसके बाद जो हुकूमत आएगी वो और भी मुश्किल में होगी। पाकिस्तान का माशी बहरान इतना बड़ा है कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, रियासत के इदारे हैं, और जो हमारे यहाँ पे रूलिंग एलीट है, क्लासेस हैं, उनके पास इसका सोल्यूशन नहीं है। ये एक ही IMF के फार्मूले पे मुफ्ती इस्माइल और शौकत तरीन साहब एक ही फार्मूले पे अमल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप कह रहे हैं कि बहरान मजीद होगा। नासिर बेग चुगताई साहब, आपको क्या लगता है, बहरान बढ़ेगा या हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए जी, बहरान की एक पहली वजह जो है वो IMF से आपका मुआहदा था, जिस पर दस्तखत और मोहर अंगूठा शौकत तरीन का, इमरान खान का है, जिस पर उन्होंने तस्लीम किया था, कबूल किया था सारी ग़ुलामी को, सारी शराइत को, कि हम लेवी बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल में कीमत में इजाफा करेंगे, हम सब्सिडीज़ का ख़ात्मा करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सी चीज़ें थी जिनको हम शराइत ग़ुलामी, ख़त ग़ुलामी कहते हैं हम। और उसके बाद उसको उन्होंने 2-3 महीने उस पर अमल किया और फिर उससे मुकर गए। वो जब उससे मुकरे तो पाकिस्तान का जो कैश फ्लो था और जो कर्ज़ों की आमद थी वो रुक गई, और उसके बाद से अब तक रुकी हुई है। चुनांचे आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, अब शायद 1 महीना 1.5 महीना का रह गए। अब जब ये सूरत हाल थी तो आपको ख़तरनाक फ़ैसले करना थे, मुश्किल फ़ैसले करना थे। हम सब चिल्ला रहे थे कि आप मुश्किल फ़ैसले करें, अगर नहीं कर सकते तो आप हुकूमत में क्यों आए। पहले तो हम जानते हैं, मैं ख़िलाफ़ था अदम इत्मीनान की तहरीक के, मैं ख़िलाफ़ था हुकूमत के जाने के, लेकिन जब आप चले गए, आपने कबूल कर लिया, तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं आप,
आपको फैसले करने, और ये फैसले बहुत ज़रूरी हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। ये आने वाले वक्त के लिए शायद बेहतरी लेकर आएंगे। मुझे आने वाला वक्त अगर इन पर इम्प्लीमेंट होता है और अगर पाकिस्तान के ख्वाहिशवारी करता है मुख्तलिफ चीज़ों में, तो कुछ बेहतर नज़र आता है, वरना अंधेरा बहुत ज़्यादा था। ये फैसले कोई और नहीं कर पाता। इमरान खान ने फैसले नहीं किए, बल्कि कीमत कम कर दी पेट्रोल की, और टैक्सेस ज़ीरो कर दिए। इंडिया ने टैक्सेस ज़ीरो अब किए आकर, तो टैक्सेस ज़ीरो कर दिए, पेट्रोल की कीमत कम सही, कर आप दी, कह रहे हैं कि ये डेफिसिट फैसले बढ़ सिर्फ जो गया। है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या ये जो मखलूत हुकूमत है यही कर सकती थी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नासिर बेग चुगताई साहब, मुजम्मिल सरवर्दी साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जी। मौजूदा हुकूमत के लिए सियासी महाज और मुआशी महाज दोनों ही सख्त हैं और दोनों में ही बहुत सोच विचार करके और बहुत मोहतात तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो फैसले होंगे वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जो अब हम बात करेंगे, जो भारत ने अभी अपना दिफाई बजट बढ़ाया है उसके तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमने हाल ही में देखा कि भारत ने अपने दिफाई बजट में जो इजाफा किया है उसके बाद ज़ाहिर है हम हमेशा खित्ते में अदम तवाज़ुन की बात करते हैं और ताकत की जो एक खींचातानी इस खित्ते में रही है उसको सामने रखते हुए आप किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? देखें, ये एक बहुत ही सीरियस है। हमारी मुआशी हालत बहुत कमज़ोर है, बल्कि पिछले 2-3 साल से जब से इमरान खान की हुकूमत थी, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने कोई इतनी डिमांड नहीं दी कि इसलिए कि चलें हुकूमत की, वो कोविड आ गया, फिर इकनॉमिक क्राइसिस हो गए ताकि ये हालात ठीक हो गए। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि अब इवन ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर भी अगर आप ये देखें तो टोटल पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन है तकरीबन 13.8% और जो प्रपोजल है वो है 6% इंक्रीज इन डिफेंस बजट। मतलब आप अगर वैसे देखें तो इसका मतलब है जीरो से भी नेगेटिव की हमारी जो है वो जा रही है। और इसके अगर आगे मैं आपको एक दो और चीज़ें भी बताता हूँ, देन वी कैन अंडरस्टैंड। अब अमेरिका में जो है वो अपने सोल्जर पर तकरीबन $4 लाख खर्च करते हैं पर मंथ, पर ईयर। और सऊदी जो है वो तकरीबन 3,71,000 करते हैं डॉलर, और इंडियन 42,000, जो ये है ईरान ये 23,000, और पाकिस्तान में सिर्फ $13,500 खर्च होते हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कम से कम ट्रेनिंग में दुनिया में मानी हुई लड़ाका फौज कहलाती है। अच्छा, हमने देखा था कि मार्च में चीन ने भी अपना दिफाई बजट बढ़ाया था, तो जाहिर है एक तरफ तो भारत और चीन के ताल्लुकात हैं जहां कभी कभी कशीदगी आ जाती है, लेकिन हमारे साथ भी भारत जो है वो किसी भी तरह से कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनकी तरफ से अब ज़्यादा शरारत की जाती है। तो जाहिर है पाकिस्तान को आप समझते हैं कि इस पर सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए आइंदा बजट के लिए? देखिए, सोचना तो उन्होंने मेरे ख्याल में सोच लिया। 10 तारीख को हो रहा है, आज 5 तारीख हो गई, हार्डली टाइम लेफ्ट ना हो। लेकिन देखना यह है कि हमें कितने चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान इज अ टारगेट ऑफ द वेस्ट एंड इंडिया, वी ऑल नो इट, क्योंकि हम एक वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर है, और हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग 6-7वें नंबर में नंबर्स के हिसाब से, और दुनिया में नंबर जो अगर प्रोफेशनल देखें तो हम बहुत ज़्यादा उस लिहाज से हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो फिर पता चलता है हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हमें थ्रेट है, हर वक्त थ्रेट है। इसराइल की तरफ देख लें, फिर उसके बाद ये इंडिया पाकिस्तान में CPEC बनाने नहीं दे रहे, इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने दे रहे हैं, उसके लिए 2 डिवीजन बेस हमने कर दी हैं, वो भी उसको देखें। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान की हम अपने, फिर उसके बाद कहते हैं जी आपने फौजी फाउंडेशन की बनाई हुई है, आपने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को बनाया हुआ है। जी, मैं इसी तरफ आ रही थी कि बहुत सारी कॉर्पोरेशंस भी हैं, एंटरप्राइजेस भी हैं, तो लोग जी, और वो देखें वो किस लिए है, वो ज्यादा वो हमारे रिटायर्ड जो हमारे ऑफिसर्स, JCOs, शहीद, उनकी री एम्प्लॉयमेंट, उनको मेडिकल, ये फैसिलिटी देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है, और गवर्नमेंट को बहुत टैक्स देते हैं ये। और इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि देखें, एक कर्नल जो है 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। अब उस वक्त उसके बच्चे स्कूल में जाने की, कॉलेज में जा रहे हैं,
बेटे की शादी है, इसी तरह सही। और दूसरा, तो उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हुकूमत उनको एडजस्ट कर नहीं सकती। तो फिर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ और हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द मिलिट्री ट्रेनिंग, देयर प्रोफेशनल बिल्कुल ट्रेनिंग, ठीक है। देयर ऑपरेशनल ट्रेनिंग। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमसे बात की और इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जिन चैलेंजेस का सामना है, जो मुश्किलात हैं खित्ते की, कुछ उनका अहाता भी हमने किया जी। और इस को सामने रखते हुए पाकिस्तान को दिफाई बजट कितना बढ़ाना चाहिए, इस पर भी बहस हो रही है। तो बहरहाल जो इस खित्ते के हालात हैं वो बड़े ज़रूरी हैं और पाकिस्तान की अफवाज जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं, उनकी ज़रूरियात जो जदीद तकाज़ों के हम आहंग हों उनको पूरा करना ज़ाहिर रियासत की ज़िम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।